गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज़ विकास योगी। और गाइज अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। गाइज जो प्रीवियस का जो लेक्चर था, जस्ट इससे प्रीवियस का जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने यूट्रस डिस्कस किया था। उसमें यूट्रस का अपन ने बेसिक्स डिस्कस की थी, अपन ने यूट्रस की स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस की थी। साथ साथ में यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, कितनी लेयर्स होती है, कौन कौन सी लेयर किस किस से मिलकर के बनी होती हैं, ये सभी चीज़ें अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। और साथ में अपन डिस्कस करने वाले थे पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, जो किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अपन नहीं डिस्कस कर पाए बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूट्रस के अंदर पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। क्या पढ़ेंगे गाइज आज अपन? पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइज, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस का मतलब है कि साहब यूट्रस के कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, कितने पार्ट्स हैं। तो गाइज आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई किसी ने पढ़ा है। मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों की रिप्लाई आते हैं कि सर 4 पार्ट होते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 5 होते हैं, कई कई तो 6 तक भी लगे चले जाते हैं। लेकिन फॉर योर काउंट योर नॉलेज गाइज, यूट्रस के ना 4 पार्ट होते हैं, ना 5 पार्ट है, ना ही 6 हैं गाइज। यूट्रस के केवल और केवल 3 पार्ट्स हैं। ध्यान रखना गाइज, अपने को केवल और केवल कितने पार्ट्स याद रखने यहाँ से, यूट्रस के 3 पार्ट हैं। चलो अपन डिस्कस करते हैं ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखो, जैसा कि डायग्राम के अंदर मेंशन कर रखा है, एक बार मैं आपको आपका यानी कि जो डाउट है वो एक बार क्लियर कर देता हूँ डायग्रामेटिकली कि यूट्रस के 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यूट्रस का जो पहला पार्ट होता है इसे अपन कहते हैं कॉर्पस। यानी कि गाइज अपन एम साइकिल वाले कॉर्पस ल्यूटियम की बात नहीं कर रहे हैं, अपन यूट्रस के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है, देखो यहाँ भी मेंशन कर रखा है, पहला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं अपन? कॉर्पस कहते हैं। और गाइज आप इसी पार्ट को क्या कह सकते हो? बॉडी ऑफ द यूट्रस, यानी कि कॉर्पस या फिर इसी का दूसरा नाम है बॉडी ऑफ द यूट्रस, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस है। देन जो सेकेंड पार्ट होता है यूट्रस का, उसे अपन कहते हैं इस्थमस, क्या? जो कि यूट्रस का सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस है। देन जो थर्ड पार्ट है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैनाल जैसा है, जिसे अपन क्या कहेंगे? सर्विक्स कहेंगे। कहने का मतलब कॉर्पस या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस है, देन इस्थमस एंड देन सर्विक्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके? यूट्रस को। तो चलो गाइस अपन इन तीनों पार्ट्स को एक डायग्रामेटिकली अपन इनको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये 3 पार्ट्स यूट्रस के कौन कौन से होते हैं। सो गाइज लेट्स सी दिस डायग्राम। तो गाइज अपन ने क्या कहा कि यूट्रस का पहला पार्ट कौन सा है? कॉर्पस। अब यहाँ से लेकर यहाँ से देखो कॉर्पस कहाँ से कहाँ तक होता है। तो गाइज ये फंडस है, इस फंडस से लेकर के और ये जो आपको कैविटी दिख रही है यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे अपन क्या कहेंगे? कॉर्पस के नाम से अपन इसे जानते हैं। कहाँ से लेकर के? फंडस से लेकर के और यूट्रस की कैविटी के एंड तक का पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्पस कहलाता है। अब ध्यान रखना गाइस, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि जो कॉर्पस होता है, इस कॉर्पस की लेंथ कितनी होती है, कि यूट्रस के कॉर्पस पार्ट की लेंथ कितनी होती है। तो गाइस आपको कहना है कि यूट्रस के कॉर्पस पार्ट की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। देन इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ कैसे है और कौन कौन शामिल है? क्योंकि इस कॉर्पस के अंदर 2 पार्ट शामिल है गाइस। कौन कौन है? एक तो फंडस है और दूसरा है कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी। ये सॉरी आप ये क्या कह सकते हो? कैविटी ऑफ द यूट्रस। क्या कह सकते हैं अपन? कैविटी ऑफ यूट्रस। क्या कहा कि जो कॉर्पस होता है, इस कॉर्पस के अंदर 2 चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फंडस होता है और एक होती है कैविटी ऑफ द यूट्रस या फिर यूटेराइन कैविटी भी अपन इसे कह सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से गाइस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो सॉलिड एरिया आपको दिख रहा है, ये तो है फंडस, जो डोम शेप का होता है, जिसके जस्ट नीचे दोनों साइड के अंदर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फेलोपियन ट्यूब की क्या होती है? ओपनिंग होती है। सो ये जो फंडस है, इस फंडस की लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर।
कितनी लेंथ होती है इसकी 1.5 सेंटीमीटर। देन जो यूट्रस की ये जो बॉडी कैविटी है फंडस के नीचे, यहाँ से फंडस के जस्ट नीचे से लेकर के और इस्थमस के बिगिनिंग तक, ये क्या है यूट्रस की बॉडी कैविटी। तो और गाइज इस यूट्रस की बॉडी कैविटी की लेंथ होती है 3.5 सेंटीमीटर। क्या होती है यूट्रस की बॉडी कैविटी की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। तो गाइस जब आपके सामने है 1.5 सेंटीमीटर का फंडस हो गया और साथ साथ में 3.5 सेंटीमीटर की यूट्रस की क्या होगी बॉडी कैविटी होगी। इस प्रकार से 1.5 एंड 3.5 टोटल हुआ 5 सेंटीमीटर। और फंडस और यूट्रस की बॉडी कैविटी को अपन एक पार्ट में कंसिडर करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं कॉर्पस भी कहते हैं या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस भी कह सकते हैं। सो गाइस कॉर्पस या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। देन इसके बाद में यूट्रस की अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो गाइस बॉडी कैविटी के जस्ट एंड के बाद में, किसके एंड के बाद में, यहाँ बॉडी कैविटी का एंड हो गया और बॉडी कैविटी के एंड के बाद में एंड के बाद में और सर्विक्स के बीच से पहले, यानी कि बॉडी कैविटी और यूट्रस के सर्विक्स के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है 0.5 सेंटीमीटर का। इसे अपन कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं अपन इसे इस्थमस के नाम से जानते हैं, जो कि गाइस यूट्रस का सेकंड पार्ट है। इसकी लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है। इसलिए यहाँ से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूट्रस का सबसे स्मॉल पार्ट कौन सा होता है। तो अपना यहाँ पे रिप्लाई जाएगा कि साहब यूट्रस का सबसे स्मॉल पार्ट कौन सा होता है, इस्थमस होता है। देन इसके बाद में यूट्रस का थर्ड पार्ट आता है कौन सा, सर्विक्स। ये राजो कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा कंसिडर किया जाता है, सर्विक्स कंसिडर किया जाता है, जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। तो गाइज इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो यूट्रस है इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला कॉर्पस है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसमें 1.5 सेंटीमीटर का फंडस है और 3.5 सेंटीमीटर की क्या है यूट्रस की क्या है बॉडी कैविटी है। सेकेंड पार्ट यूट्रस का इस्थमस है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सर्विक्स और यूट्रस की बॉडी कैविटी के बीच में। ये सर्विक्स है और ये बॉडी कैविटी है, इसके बीच में ये छोटा सा 0.5 सेंटीमीटर का सेकंड पार्ट है जिसे अपन क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे। देन इसके बाद में थर्ड और लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, सर्विक्स है। तो गाइस इस प्रकार से अपन ने जाना कि यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। अब अपन फर्दर डिस्कस करते हैं कि यूट्रस के इन 3 पार्ट से और क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो गाइस अपन ने यहाँ पे 1 by 1 मेंशन किया है और गाइस आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। इतने लजीज नोट बना सकते हो कि इतने नोट्स आपसे कहीं पर भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल अच्छे वे के अंदर अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अपन ने मेंशन किया है कि यूट्रस का जो पहला पार्ट है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, कॉर्पस कह सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस। लेकिन ध्यान रखना बॉडी कैविटी कहने की गलती मत करना। बॉडी ऑफ यूट्रस तो क्या है, कॉर्पस का दूसरा नाम है। क्या, बॉडी ऑफ यूट्रस किसका नाम है, कॉर्पस का दूसरा नाम है, जिसमें फंडस और 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी कैविटी दोनों शामिल है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हो बॉडी कैविटी ऑफ द यूट्रस, तो बॉडी कैविटी ऑफ यूट्रस का मतलब 3.5 सेंटीमीटर का जो वाइड एरिया होता है यूट्रस का, जो कि फंडस और इस्थमस के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे तो क्या कहेंगे अपन, बॉडी कैविटी कहेंगे। क्लियर गाइज। देन तो अपन ने यहाँ पे एक मेंशन किया है कि टोटल लेंथ होती है कॉर्पस या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस की 5 सेंटीमीटर होती है। इसमें कौन कौन शामिल है, एक तो फंडस है और कौन सा है कि यूट्रस की बॉडी कैविटी है। अगर आपसे कोई कहे कि साहब ये जो फंडस है ये फंडस कहाँ होता है, लोकेशन क्या होती है, तो गाइज यू कैन से क्लियरली दैट फंडस इज, यानी कि फंडस क्या है, ये पार्ट ऑफ यूट्रस है अबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यानी कि फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड के अंदर यूट्रस में ओपन होती है, तो जहाँ पर वो ओपन हो रही है उनकी ओपनिंग के जस्ट ऊपर जो यूट्रस का पार्ट है उसे अपन क्या कहेंगे, फंडस कहेंगे। शेप भी ध्यान रखनी है आपको, शेप ऑफ द फंडस, कि जो फंडस होता है ये किस शेप का होता है। तो गाइज आप इसे डोम शेप कह सकते हो। डोम शेप का मतलब गुंबद के जैसा, गुंबदाकार आकृति का होता है। देन अदरवाइज यू कैन से आल्सो ट्राइंगुलर शेप, बिकॉज डोम शेप कैसी होती है, उसमें 3 ही एंगल
ट्राइंगल बनते हैं, सो यू कैन से आल्सो ट्राइंगुलर शेप्ड क्या होता है, फंडस होता है। देन जो लेंथ होती है फंडस की वो कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है। सो गाइज ये कॉर्पस में कंसिडर किया जाने वाला कौन है, फंडस है, जो कि डोम शेप का है। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं बॉडी कैविटी की। तो गाइज बॉडी कैविटी क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ यूट्रस बिटवीन फंडस एंड इस्थमस, कि फंडस और इस्थमस में, इस्थमस के बीच का जो यूट्रस का एरिया होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। और गाइज यूट्रस की इस बॉडी कैविटी की शेप भी कैसी होती है, ट्राइंगुलर होती है, और जिसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो गाइज यूट्रस के पार्ट के पहले, यूट्रस के पहले पार्ट के बारे में ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ में यहाँ से ऐसे ही पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या पूछ सकता है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द यूट्रस, क्या पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द यूट्रस, कि यूट्रस का सबसे ग्रेट पार्ट यानी कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो गाइस आपका आंसर जाएगा कि साहब कॉर्पस है या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस है, बिकॉज इसकी टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जितनी किसी भी पार्ट की लेंथ नहीं है। अब बचाई कौन है कॉर्पस के बाद में, इस्थमस बचा है, देख लो कितनी लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स बचा है, उसकी लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन कॉर्पस की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कॉर्पस इज द ग्रेटर और लार्जेस्ट और बिगेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में कॉर्पस के बाद में अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं यूट्रस का, जिसे अपन क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे। तो एक बार डायग्राम को अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो कि जो इस्थमस होता है, सबसे पहली बात इसकी लेंथ कितनी होती है 0.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात, जो इस्थमस होता है ये यूट्रस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, विच प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन सर्विक्स एंड बॉडी कैविटी ऑफ ए यूट्रस, कि यूट्रस की जो 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी कैविटी होती है और जो 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स होता है, इन दोनों के बीच में 0.5 सेंटीमीटर का यूट्रस का पार्ट होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना गाइज, ये जो मेजरमेंट अपन देख रहे हैं ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट का है। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जब प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर आप यूट्रस को 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हो, एक तो अपर सेगमेंट में और एक लोअर सेगमेंट में। ध्यान रखना गाइज, प्रेगनेंसी के अंदर इस 0.5 सेंटीमीटर के इस्थमस की सेल्स के अंदर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरट्रोफी का मतलब सेल की साइज बढ़ती है और हाइपरप्लेजिया का मतलब सेल्स नंबर्स के अंदर इंक्रीज होती है, जिससे कि प्रेगनेंसी में टर्म के ऊपर यानी कि 37 वीक के ऊपर इस इस्थमस की लेंथ 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ करके 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। और गाइज इस 10 सेंटीमीटर के पार्ट को अपन प्रेगनेंसी में किस नाम से जानते हैं, लोअर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। सो गाइज यहां से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि यूट्रस का वो कौन सा पार्ट है जो प्रेगनेंसी में लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि भाई वो पार्ट है इस्थमस, जिसकी लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी लेंथ 0.5 से बढ़ करके 10 सेंटीमीटर हो जाती है, और ये फॉर्मुलेट करता है गाइज यूट्रस के कौन से सेगमेंट का, लोअर सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर गाइज। सो गाइज आपको इतनी थिंग्स यहाँ से ध्यान रखनी है, अच्छे से मेंशन कर रखा है। इस्थमस इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस विच प्रेजेंट बिटवीन सर्विक्स एंड बॉडी कैविटी ऑफ द यूट्रस, और इट इज सेकंड पार्ट ऑफ द यूट्रस। इस्थमस इज सेकंड पार्ट ऑफ ए यूट्रस। वेल देन अपन नेक्स्ट और थर्ड पार्ट अपन यूट्रस का डिस्कस करते हैं गाइज, जिसे अपन क्या कहते हैं, सर्विक्स। तो गाइज आप सभी जानते हो सर्विक्स का नाम, तो ध्यान रखना यहाँ से एक नई चीज, और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहब यूट्रस की नेक के नाम से किसे जाना जाता है, नेक ऑफ द यूट्रस किसे कहते हैं। तो गाइज ध्यान रखना, इसी सर्विक्स को अपन क्या कहते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो भी हाईलाइट करके। हाईलाइट का मतलब गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पुट अप हो सकता है कि साहब विच इज नोन एज ए नेक ऑफ द यूट्रस, नेक ऑफ द यूट्रस के नाम से किसे जानते हैं। तो अपन कहेंगे गाइज नेक ऑफ द यूट्रस के नाम से 2.5 सेंटीमीटर के सर्विक्स को अपन जानते हैं। देन इसके बाद में सर्विक्स की लेंथ की अगर अपन
अपन बात करना चाहें तो बिल्कुल बात करेंगे कि साहब सर्विक्स की जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से लेकर के नीचे तक, इंटरनल ओवेस से लेकर के एक्सटर्नल ओवेस तक जो इसकी लेंथ है टोटल वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे लेंथ के बाद में क्या ओपनिंग्स ऑफ दी सर्विक्स कि साहब जो सर्विक्स होता है इसकी कितनी ओपनिंग होती है। तो गाइज आप ही समझ लो कि एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बेसिकली उसकी कितनी ओपनिंग्स हो सकती हैं। नॉर्मली 2 ओपनिंग बनाना चाहो तो आप 10 ओपनिंग भी बना सकते हो, लेकिन आप ही देख लो अपने घर की पाइप की देख लो उसमें कितनी ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग होती है, एक तो कनेक्ट होने वाला और एक जहाँ से पानी निकलना है वो वाली ओपनिंग। तो गाइज इसी प्रकार से सर्विक्स भी तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, तो इसकी भी कितनी ओपनिंग है 2 ओपनिंग, एक ये वाली और एक ये वाले। लेकिन अपने को समझने की बात यहाँ पर ये है क्या कि सर्विक्स इमेजिंग दैट कि साहब दिस वन इज सर्विक्स और ये इसकी क्या है 2 ओपनिंग। तो देखिए गाइज ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है और ये सर्विक्स की ओपनिंग यूट्रस के इस्थमस पार्ट के साथ में जुड़ती है। क्या सर्विक्स की जो ओपनिंग इस्थमस पार्ट के साथ में जुड़ती है गाइज इस ओपनिंग को अपन कहते हैं इंटरनल ओवेस ऑफ दी सर्विक्स, यानी कि सर्विक ओवेस। तो गाइज यहाँ पे ओवेस का ध्यान रखना है, ओवेस अपन रेफर करते हैं ओरिफिस के लिए और ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। सो गाइज इंटरनल ओवेस ऑफ दी सर्विक्स कनेक्ट टू दी विच पार्ट ऑफ दी यूट्रस। आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि सर्विक्स का इंटरनल ओवेस यूट्रस के कौन से पार्ट से कनेक्ट रहता है। तो गाइज ये जो इंटरनल ओवेस है ये यूट्रस के इस्थमस पार्ट से कनेक्ट रहता है, फिर इस्थमस बॉडी कैविटी से कनेक्ट रहता है, इनकी कॉर्पस से कनेक्ट रहता है, बॉडी ऑफ द यूट्रस से कनेक्ट रहता है। सो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि इंटरनल ओवेस कनेक्टेड विथ इस्थमस ऑफ द यूट्रस। क्लियर गाइज? वेल देन इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सटर्नल ओवेस ऑफ द सर्विक्स। गाइज ये वाला इंटरनल ओवेस हो गया और ये वाला हो गया एक्सटर्नल ओवेस। और गाइस सर्विक्स के एक्सटर्नल ओवेस से कनेक्ट रहती है 8 से 10 सेंटीमीटर की फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या कहते हो विजाइना के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो गाइस जो सेकंड ओपनिंग है जो नीचे की तरफ ओपनिंग है उसे अपन कहेंगे सर्विक्स का एक्सटर्नल ओवेस। और गाइस ये जो सर्विक्स का एक्सटर्नल ओवेस है ये कनेक्ट रहता है किसके साथ में, विजाइना के साथ में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तो गाइज ये तो अपन ने बात की ओपनिंग्स ऑफ दी सर्विक्स। देन ओपनिंग्स ऑफ दी सर्विक्स के बाद में अपन बात करना चाहेंगे पार्ट्स ऑफ दी सर्विक्स कि साहब सर्विक्स के कितने पार्ट होते हैं। तो गाइज ध्यान रखना ओपनिंग भी 2 ही हैं और सर्विक्स के पार्ट्स भी 2 ही हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस ओपनिंग तो इसके ओरिफिस को कहा गया है और पार्ट कहा गया है कि ये किसके साथ में कनेक्शन बना रही है। इस आधार पर क्या कहा गया है, पार्ट कहा गया है, जिसका नामकरण भी कुछ अलग तरीके से किया गया है। कैसे किया गया है अपन देखते हैं कि साहब जो सर्विक्स है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक को अपन एक्टो सर्विक्स कहते हैं और एक को अपन एंडो सर्विक्स कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको समझने की बात है, देखो एंडो का मतलब एंडो सर्विक्स नाम से ही अपने को फीलिंग आती है, अपना माइंड नाम से ही एंडो से ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कोई ना कोई अंदर की बात है। क्या है, अंदर की बात है। सो एंडो सर्विक्स का मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है, यानी कि जो यूट्रस के अंदर की तरफ है, जो यूट्रस के इस्थमस पार्ट से जुड़ा है उसे तो अपन क्या कहेंगे, एंडो सर्विक्स कहेंगे। यानी कि इस्थमस पार्ट से जुड़ा है इसका मतलब विजाइना से क्या है, ऊपर का पार्ट से। लेट्स वी ड्राई डायग्राम क्या कि गाइज ये तो है सर्विक्स, दिस वन इज सर्विक्स, दिस वन इज इंटरनल ओवेस और दिस वन इज external ovaries, and external ovaries connected to the vagina and internal ovaries connected to the isthmus। तो अपन ने क्या कहा कि जो एंडो सर्विक्स होता है वो उसे अपन क्या कहेंगे, सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। सुप्रा का मतलब ऊपर, किसके ऊपर, वेजाइनल, यानी कि वेजाइना के ऊपर का जो पार्ट होता है। तो देखिए गाइज इंटरनल ओवेस वाला एरिया तो वेजाइना के पास का पार्ट हो गया और इससे ऊपर का ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हो गया, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ दी
सर्विक्स, यानी कि एंडो सर्विक्स को आप क्या कह सकते हो, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स, जो कि वेजाइना से कनेक्ट नहीं होता है, किससे कनेक्ट होता है, यूट्रस के इस्थमस पार्ट से। अब यहाँ पे देखो इसका जो एक पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं एक्टो सर्विक्स। तो देखो एक्टो से नाम से आपको फीलिंग आ जाती है बाहर की, ऐसे पढ़ते हो आप एक्टोडम, मीजोडम और एंडोड्रम। तो एक्टो का मतलब ऊपर वाला या फिर बाहर वाला, तो यहाँ पे एक्टो सर्विक्स का मतलब है विजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। इट मीन सर्विक्स का वो पार्ट जो विजाइना के साथ में कनेक्ट होता है। ये एक्सटर्नल ओवेस वाला पार्ट किसके साथ में कनेक्ट होता है, विजाइना के साथ में कनेक्ट होता है, इसलिए एक्टो सर्विक्स को अपन क्या कहेंगे फ्रेंड्स, क्या कहेंगे, विजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स। आई होप गाइस आपको सर्विक्स के पार्ट समझ में आए होंगे। देन इसके बाद में अपन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करते हैं सर्विक्स के बारे में, जो मैनी में डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पुटअप हुई हैं। तो देखिए आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पुटअप होते हैं। तो गाइज यहाँ से पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना सर्विक्स होता है, इस सर्विक्स के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन करने वाली ग्लैंड होती है। देखिए गाइज आपने नाम सुना होगा सर्वाइकल प्लग, क्या, सर्वाइकल प्लग। देखो गाइस सर्वाइकल प्लग एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो एक प्रकार से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करती है। कैसे काम करती है कि जो अपना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इनके इफेक्ट की वजह से सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होता है वो थिक हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। इसलिए सर्विक्स के म्यूकस को पेनिट्रेट करके और स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस के अंदर नहीं जा पाते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कहने का मतलब प्रेगनेंसी प्रिवेंट रहती है, फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। सो वी कैन से दैट सर्वाइकल प्लग इज एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि सर्वाइकल प्लग के लिए सर्वाइकल म्यूकस कहाँ से आया। इसका मतलब सर्विक्स के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन करने वाली क्या पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती है। और ध्यान रखना बच्चों, दीज ग्लैंड्स सीक्रेट थिक एंड एल्केलाइन म्यूकस। ये जो म्यूकस का सीक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स हैं सर्विक्स के अंदर, ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं थिक यानी कि गाढ़ा और एल्केलाइन म्यूकस यानी कि एल्केलाइन पीएच का क्या सीक्रेट करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं। सो गाइस यहाँ से आपके लिए एक अच्छा और प्यारा क्वेश्चन और बन गया। प्रीवियस क्लास में अपन ने विजाइना डिस्कस की थी और अपन ने कहा था कि साहब विजाइना का जो पीएच होता है रिप्रोडक्टिव एज में ये होता है 4 से 5 या फिर एवरेज कहे तो 4.5। इट मीन्स 7 से कम है, इट मीन्स पीएच कैसा है, एसिडिक है। लेकिन ध्यान रखना गाइज, विजाइना का पीएच एसिडिक होता है लेकिन सर्विक्स का पीएच एसिडिक नहीं होता। ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को। क्या, सर्विक्स का पीएच कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो सर्वाइकल जो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं ये किस पीएच का म्यूकस सीक्रेट कर रही है, एल्केलाइन पीएच का म्यूकस सीक्रेट कर रही है। इसलिए सर्विक्स का ऑल ओवर सर्विक्स का पीएच भी कैसा बन जाता है गाइज, एल्केलाइन बन जाता है। सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर्विक्स का पीएच कैसा होता है। तो गाइस अपन रिप्लाई करेंगे साहब सर्विक्स का पीएच एल्केलाइन है, बट विजाइना का पीएच कैसा होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है। जो प्रीवियस क्लास के अंदर आपने अच्छे से डिस्कस किया था कि एसिडिक कितना होता है, किसकी वजह से होता है, और अगर किसी की वजह से होता है तो विजाइना का पीएच एसिडिक होने की प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से इसका पीएच एसिडिक होता है। विजाइना का पीएच कभी एल्केलाइन भी होता है, कभी न्यूट्रल भी होता है किसी एज में, उन सभी का रेशनल भी आपने डिस्कस किया था। सो गाइज यहाँ से आपको नोट करने की बात है पीएच ऑफ द सर्विक्स इज एल्केलाइन। सो वेल देन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सर्विक्स के रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सटर्नल ओवेस ऑफ द सर्विक्स डज नॉट हैव द प्रोसेस ऑफ इनवोल्यूशन। गाइज यहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता है इनवोल्यूशन के ऊपर। आप ये बात तो समझ गए कि सर्विक्स है, इसकी 2 ओपनिंग है, 2 यानी कि ओरिफिस है। एक
एक तो इंटरनल ओपनिंग यानी कि ओएस और एक एक्सटर्नल ओएस। इसमें क्या कहा गया है कि सर्विक्स से यानी कि एक्सटर्नल ओएस ऑफ द सर्विक्स डज नॉट हैव द प्रोसेस ऑफ ए इनवोल्यूशन, यानी कि सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओएस है इसमें इनवोल्यूशन नहीं होता। तो एक बार समझिएगा तो ध्यान दीजिएगा गाइज कि इनवोल्यूशन क्या होता है। देखिए गाइज, जब भी एक वुमेन प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो ऐसी कंडीशन में प्लासेंटा डेवलपमेंट, प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है और प्लासेंटा दो हार्मोन देता है। हार्मोन तो बहुत सारे देता है, अपन डिस्कस करेंगे प्लासेंटा में, लेकिन दो हार्मोन्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो गाइज एस्ट्रोजन की इफेक्ट के अंदर जो यूट्रस की सेल्स होती हैं, यूट्रस की सेल्स होती हैं, इनमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिससे कि यूट्रस की साइज बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कितनी लेंथ बढ़ती है, कितनी विड्थ बढ़ती है, कितनी थिकनेस बढ़ती है। कहने का मतलब आप एक सीधी सीधी मोटे मोटे शब्दों में आप एक बात कह सकते हो कि भाई प्रेगनेंसी में यूट्रस की साइज बढ़ जाती है। और आपने ये भी कहा होगा कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो साइज बढ़ी थी, अब ये साइज डिलीवरी के बाद में धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। यानी कि डिलीवरी के बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वापस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में या फिर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर क्या होते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं। रिवर्ट बैक का मतलब वापस लौटते हैं। तो गाइज प्रेगनेंसी में साइज बढ़ने के बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डिलीवरी के बाद में वापस साइज के अंदर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर आना, यानी कि साइज का कम होना एनाटॉमिकली, इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, इनवोल्यूशन कहेंगे। इस सारी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, इनवोल्यूशन। सो इनवोल्यूशन का मीनिंग हुआ इनवोल्यूशन ए प्रोसेस इन विच रिवर्ट बैक इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कि साहब इनवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रिवर्ट बैक होता है एनाटॉमिकली, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर भी रिवर्ट बैक होता है, साथ साथ में फिजियोलॉजिकली भी होता है, इनके फंक्शंस की भी क्या होते हैं, वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की तरफ रिवर्ट होते हैं, वापस लौट आते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इनवोल्यूशन कहते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखना गाइज, एक तो विजाइना में इनवोल्यूशन नहीं होता है। प्रेगनेंसी में विजाइना की साइज कितनी ही बढ़ जाए, विजाइना में कभी इनवोल्यूशन नहीं होता है। विजाइना डज नॉट हैव द प्रोसेस ऑफ ए इनवोल्यूशन। और विजाइना के साथ साथ में सर्विक्स के एक्सटर्नल ओवेस के अंदर भी इनवोल्यूशन नहीं होता, बल्कि इंटरनल ओवेस में इनवोल्यूशन होता है। इस्टमस, बॉडी कैविटी, फंडस, हर में इन्वोल्यूशन होता है, लेकिन विजाइना और एक्सटर्नल ओवेस ऑफ द सर्विक्स में कभी क्या नहीं होता, इन्वोल्यूशन है नहीं होता। देन गाइज इसके बाद में अपन एक टर्म की बात करना चाहेंगे। अगर अपने से कोई ये कहे कि भाई अगर सर्विक्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो आप क्या कहोगे, इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स इज टर्म्ड एज, कि सर्विक्स के इन्फ्लामेशन को क्या टर्म दी गई है। तो गाइज आप जानते हो कि अगर किसी भी ऑर्गन का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इस ऑर्गन के परफिक्स में यानी कि पीछे ITIS लगा दो, यानी कि ITIS का मतलब क्या होता है गाइज, इन्फ्लामेशन होता है। सो गाइज सर्विक्स के भी ITIS लगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें अपन ने क्या लगाया है, सर्विक्स के ITIS लगाया है। सो इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स इज नॉन एज सर्वाइक्साइटिस। क्लियर गाइस। देन इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि जब यूट्रस का इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड और इज नॉन एज, तो गाइस ध्यान रखना यूट्रस के इन्फ्लामेशन को अपन क्या कहेंगे, मेट्राइटिस कहेंगे। ध्यान रखना कभी भी यूटेराइटिस वर्ड अपन काम में नहीं लेते हैं, इसकी टर्म यूट्रस के इन्फ्लामेशन की टर्म थोड़ी सी हटके है, इसे अपन क्या कहेंगे, मेट्राइटिस कहेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज मेट्राइटिस। क्लियर गाइस। वेल देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, क्या, द नॉर्मल लेंथ ऑफ द यूटेराइन कैविटी। गाइस अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि यूटेराइन कैविटी की नॉर्मल लेंथ, अब यहाँ पर ध्यान रखना बॉडी कैविटी, अगर आपसे पूछे नॉर्मल लेंथ ऑफ द बॉडी कैविटी ऑफ यूट्रस, तो गाइस ध्यान रखना तब तो आपको आंसर का रिप्लाई देना
लेना है 3.5 सेंटीमीटर। बॉडी कैविटी का मतलब यूट्रस का जो कॉर्पस पार्ट था या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस था जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, जिसमें दो पार्ट शामिल थे, फंडस और बॉडी कैविटी। तो 1.5 सेंटीमीटर का फंडस था और उसके नीचे 3.5 सेंटीमीटर की कौन थी, बॉडी कैविटी थी। तो अगर आपको बॉडी कैविटी की लेंथ पूछता है यूट्रस की तब तो आंसर जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ऐसे पूछे कि टोटल यूटेराइन कैविटी की लेंथ कितनी होती है, इसमें फंडस भी शामिल है, बॉडी कैविटी भी शामिल है, इस्थमस भी शामिल है, सर्विक्स भी शामिल है। तो गाइज ऐसी कंडीशन के अंदर टोटल यूटेराइन कैविटी की लेंथ का आंसर है वो जाएगा 6.5 to 7 सेंटीमीटर। कितना जाएगा गाइज, 6.5 to 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके माइंड में यहाँ से एक डाउट या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा क्या कि सर आपने यूट्रस की लेंथ तो हमें यहाँ पे बताई थी 8 सेंटीमीटर, तो यूट्रस की जो कैविटी होती है उसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन आप 6.5 से 7 सेंटीमीटर क्यों बता रहे हो। तो गाइज यूटेराइन कैविटी की लेंथ 6.5 से 7 सेंटीमीटर ही होती है, बल्कि लेंथ कितनी होती है यूट्रस की, 8 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है गाइज, ऐसा इसलिए होता है कि आपके यूट्रस का जो फंडस एरिया है, जो डोम शेप का एरिया है, ध्यान रखना गाइज ये डोम शेप का एरिया है लेकिन ये सॉलिड पार्ट होता है, ये अंदर से खोखला नहीं होता है। और आपको पता है कि यूट्रस का जो फंडस होता है इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तब आप ही देख लो 8 में से अगर 1.5 निकाल दे तो कितना बच जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। इसकी रेंज होती है 6.5 से 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यूट्रस की जो यूटेराइन कैविटी होती है उसकी लेंथ होती है 6.5 से 7 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस। चलो देन नेक्स्ट अपन बात करना चाहिए गाइज इस यूट्रस के अंदर पोजीशन ऑफ द यूट्रस। गाइज वन ऑफ द थिंग रिगार्डिंग द यूट्रस एग्जाम में पूछे जाने से भी, और गाइज बहुत से बच्चे, मैं तो ये कहूँगा 90% बच्चे इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज रहते हैं पोजीशन ऑफ द यूट्रस। वो ये तो जानते हैं कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये एंटीवर्टेड कैसे होती है और यूट्रस की पोजीशन एंटी फ्लेक्स कैसे होती है। कई बार आपने नाम सुना होगा किसी से कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस या फिर डेक्स्ट्रोवर्टेड यूट्रस। तो गाइस ये सभी भी पोजीशन है, एंटीवर्टेड भी यूट्रस की पोजीशन है, एंटी फ्लेक्स भी पोजीशन है, रिट्रोवर्टेड भी पोजीशन है, डेक्स्ट्रोवर्टेड भी पोजीशन है। लेकिन गाइस इनमें से कुछ तो नॉर्मल पोजीशन, कहने का मतलब नॉर्मल पोजीशन है, और कुछ क्या है, एबनॉर्मल पोजीशन है। तो गाइज फर्स्ट ऑल अपन डिस्कस करना चाहेंगे क्या कि यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे देखना गाइज मेंशन कर रखा है, नॉर्मली यूट्रस लिव्स इन एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन। इसका मतलब है नॉर्मली एक जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड या फिर एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर रहता है। गाइज इस एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन को अपन समझेंगे इस डायग्राम के द्वारा, जो कि हमेशा के लिए आपके इस डाउट को मिटा देगा, जला देगा, भगा देगा। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं एंटीवर्टेड पोजीशन कैसे होती है और एंटी फ्लेक्स पोजीशन कैसे होते हैं। तो गाइज मैं इस डायग्राम को जूम करने जा रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से और क्लियरली ये डायग्राम क्या हो जाए, विजिबल हो जाए, ताकि अपन इस एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स पोजीशन को और भी आसानी से समझ सके। ओके तो गाइज अब ध्यान से देखिएगा, अपन ने क्या कहा कि यूट्रस की पोजीशन एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स है जो कि नॉर्मल पोजीशन होती है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये जो देखो ये तो क्या है, यहाँ से लेकर के मैं ये जो राउंड कर रहा हूँ ये तो कौन है, यूट्रस है। क्लियर। देन इसके बाद में ये जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, गाइज ये है विजाइना। ये क्या है, विजाइना है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा गाइज, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एंटीवर्टेड पोजीशन ऑफ दी
यूट्रस। तो गाइज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो एंटीवर्टेड पोजीशन होती है यूट्रस की, ये दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशन को लेकर के है। किस किस के बीच में? एक तो वेजाइनल एक्सिस और एक सर्विक्स, यानी कि यूट्रस का जो 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स है और जो 8 से 10 सेंटीमीटर की वेजाइना है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है इसको अपन क्या कहते हैं? एंटीवर्टेड पोजीशन। अब देखो एंटीवर्टेड पोजीशन, यहाँ से ध्यान से देखिएगा गाइज, क्या कि ये तो क्या है, एक बार मैं कलर डिफरेंट ले लेता कि आपको विजिबल हो जाए। ये तो क्या है 8 से 10 सेंटीमीटर की वेजाइना, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एरिया ये कौन है? सर्विक्स है। ध्यान से देखिएगा। तो गाइज देखो वेजाइना की अपन ने प्रीवियस क्लास में डायरेक्शन डिस्कस की थी कि साथ एक तो अपवर्ड डायरेक्शन होती है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन होती है। तो ये जो वेजाइना की अपवर्ड डायरेक्शन है, नीचे की तरफ बैकवर्ड या फिर यू कैन से आल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो गाइज ये तो कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ से इस वेजाइना और अगर इस सर्विक्स के बीच में अपन रिलेशनशिप देखें तो गाइज देखो किस प्रकार का रिलेशनशिप बन रहा है, इस प्रकार का है। और अगर अभी अपन इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन यूं तिरछा कर ले, इस एंगल को किस प्रकार से ले आए? इस प्रकार से ले आए। तो गाइज अगर एंगल की बात करें तो ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। सो गाइज एंटीवर्टेड पोजीशन का मतलब है वेजाइना और सर्वाइकल एक्सिस, यानी कि वेजाइना और सर्विक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे क्या कहते हैं? एंटीवर्टेड पोजीशन ऑफ द यूट्रस। और यहाँ पर वेजाइना और सर्विक्स के बीच में कितने डिग्री का रिलेशन है? 90 डिग्री का रिलेशन है, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। इसलिए गाइज आपको यहाँ से ये भी ध्यान में रखना है कि एंटीवर्टेड पोजीशन के अंदर यूट्रस कितने डिग्री का एंगल मेंटेन रखता है। तो गाइज अपना आंसर जाएगा 90 डिग्री का एंगल। क्लियर गाइज? यहाँ पर देखिएगा इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से, क्या कि यहाँ पे देखो ये सर्विक्स और ये विजाइना, तो यहाँ पर सर्विक्स और विजाइना के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। किस प्रकार? देखो इस प्रकार के इस एरो के द्वारा, क्या ये जो एरो लग रहा है ना, ये वाला एरो है, इसके द्वारा सर्विक्स और वेजाइना की रिलेशन को दिखाया गया है। जो कि यहाँ पर अगर अपन एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल तो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का ये एंगल बनता है। क्लियर गाइज? देन इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे एंटीवर्टेड के बाद में एंटी फ्लेक्स। क्या? एंटी फ्लेक्स पोजीशन ऑफ द यूट्रस। तो गाइज एंटीवर्टेड में तो विजाइना और सर्विक्स के बीच के रिलेशन को देखते हैं, बल्कि एंटी फ्लेक्स के अंदर अपन सर्विक्स और बॉडी कैविटी, यानी कि यूट्रस का जो 5 सेंटीमीटर का कॉर्पस पार्ट है उसके बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं। यानी कि एंटी फ्लेक्स पोजीशन का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द सर्वाइकल एक्सिस एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस, यानी कि कॉर्पस ऑफ द यूट्रस, यानी कि सर्विक्स और यूट्रस के कॉर्पस 5 सेंटीमीटर वाले पार्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे अपन क्या कहेंगे? एंटी फ्लेक्स पोजीशन कहेंगे। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो है सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर का, और इसके बाद में ये ऊपर का पार्ट बच गया कौन? इसके ऊपर कौन है? इस्थमस। और इस्थमस तो छोटा सा पार्ट होता है, इसके ऊपर ये पूरा कौन है? ये वाला यूट्रस की बॉडी है, यानी कि कॉर्पस है। तो इस 5 सेंटीमीटर की बॉडी और इस 2.5 सेंटीमीटर के सर्विक्स के बीच का ये जो रिलेशनशिप है, क्या इन दोनों के बीच का ये जो रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर, इस रिलेशनशिप को अपन क्या कहेंगे गाइज? इसे अपन कहेंगे एंटी फ्लेक्स पोजीशन। क्या कहेंगे? अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ये तो हुआ सर्विक्स, ये तो क्या हुआ? सर्विक्स, और ये जो ऊपर का है इसे कंसीडर कर दिया गया पूरा पार्ट। कहने का मतलब अगर इस एंगल को अगर अपन एक जो नॉर्मली अपन एंगल बनाते हैं उस लेवल पे अगर अपन ले आए तो यहाँ पर एंगल कैसा बन रहा है? ये तो हो गया इसका बेस, और इसके बाद में ये एंगल इस तरह से बन रहा है। अगर ऐसे बनता तो होता ये 90 डिग्री, लेकिन 90 से ज़्यादा बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 120 डिग्री
डिग्री का, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो गाइस ध्यान रखना है कि जो एंटी फ्लेक्स पोजीशन होती है ये रिलेशनशिप है सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच में, और एंटी फ्लेक्स पोजीशन के अंदर यूट्रस जो एंगल मेंटेन रखता है गाइस वो एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री। गाइस ये एंगल और दोनों पोजीशन का मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपसे पूछ सकता है कि साहब इन विच पोजीशन ऑफ द यूट्रस वी यानी कि वी मैच द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्विक्स एंड विजाइना, कि यूट्रस की कौन सी पोजीशन के अंदर सर्विक्स और विजाइना के बीच में रिलेशनशिप को देखा जाता है या फिर मिलाया जाता है, तो वो कौन सा है, एंटीवर्टेड। और आपसे पूछ सकता है कि सर्विक्स और कॉर्पस के बीच में कौन सी पोजीशन में रिलेशनशिप को देखते हैं, तो गाइस वहाँ पे अपना आंसर जाएगा एंटी फ्लेक्स्ड। आपसे पूछ सकता है कि एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन में यूट्रस कितने डिग्री का एंगल मेंटेन रखता है, तो आपको बड़े प्यार से रिप्लाई देना है 120 डिग्री का। अगर पूछे कि एंटी वर्टेड पोजीशन में यूट्रस कितने डिग्री एंगल मेंटेन रखता है, तो कितने का, 90 डिग्री का। अब देखो एंटी फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, झुकना, और गाइस यानी कि बेंट होना। तो डायग्राम में आप अच्छे से देख लो कि ये तो है यूरिनरी ब्लैडर, और गाइस इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये यूट्रस है, ये क्या है, बेंट है यानी कि टिल्टेड है यानी कि झुका हुआ है, इसीलिए अपन नॉर्मल पोजीशन कहते हैं एंटी वर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स, बिकॉज यूट्रस बेंड्स या फिर फ्लेक्स्ड टुवर्ड्स ब्लैडर, यूट्रस ब्लैडर की तरफ, ब्लैडर के ऊपर क्या रहता है, फ्लेक्स रहता है, झुका हुआ रहता है। क्लियर गाइस, तो ये दोनों नॉर्मल पोजीशन है। आई होप आप वेल अंडरस्टैंड हो गए होंगे गाइस। देन यहाँ पे देखिए बड़े अच्छे से मेंशन भी किया गया है क्या, कि नॉर्मल यूट्रस लिव्स इन एंटी वर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स पोजीशन। देन एंटी वर्टेड पोजीशन का मीनिंग भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि इट इज रिलेशनशिप बिट वेजाइनल एक्सिस एंड सर्वाइकल एक्सिस से, और एंगल बनाता है एंटी वर्टेड में 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे मेंशन कर दी गई एंटी फ्लेक्स पोजीशन, तो इसका मीनिंग भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इट इज रिलेशनशिप बिटवीन सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ यूट्रस, कि सर्विक्स और बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच का रिलेशनशिप है एंटी फ्लेक्स। और यहाँ इसका एंगल भी मेंशन कर दिया गया है कि ये जो एंटी फ्लेक्स पोजीशन होती है इसमें यूट्रस एंगल बनाता है कितने डिग्री का गाइस, 120 डिग्री का, यानी कि 120 डिग्री का। लेट्स सी। देन गाइस आपने दो पोजीशन का नाम और सुना होगा, एक तो रिट्रोवर्टेड का और एक डेक्स्ट्रोवर्टेड का। तो गाइस देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे काम में लूँ कि जो रिट्रो जो वर्ड होता है ये अपन काम में लेते हैं पीछे के लिए यानी कि पोस्टीरियर के लिए। जैसे कि मैं आपसे ऐसे कहूँ रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी, तो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी। जैसे कि अपनी जो किडनीज होती हैं, साहब किडनी कहाँ पाई जाती हैं, तो रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे जो कैविटी है उसमें कौन है, किडनीज लोकेटेड रहती हैं। तो यहाँ पर तो अपन यूट्रस की पोजीशन की बात करना चाह रहे हैं। जनरली यूट्रस झुका हुआ रहता है सामने की तरफ, और सामने कौन है, ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर के ऊपर नॉर्मली यूट्रस झुका हुआ रहता है। एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स नॉर्मल पोजीशन इसलिए वहाँ पे बन जाती है। लेकिन रिट्रोवर्टेड पोजीशन गाइज नॉर्मल पोजीशन नहीं है, ये एक एबनॉर्मल पोजीशन है। और गाइज जब भी यूट्रस रिट्रोवर्टेड पोजीशन में होता है, ऐसी कंडीशन में फीमेल अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत डिफिकल्टी होती है, और लेबर है वो यूटोसिया नहीं होता है, डिस्टोसिया हो जाता है, एबनॉर्मल लेबर बन जाता है। और कई केसेस के अंदर सी सेक्शन यहाँ पे रिट्रोवर्जन के अंदर रिकमेंड कर दिया जाता है। सो गाइज रिट्रो का मतलब पीछे, यानी कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस का मतलब कि जब, अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, कि जब यूट्रस सामने की बजाय किस तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ किसकी तरफ, रेक्टम की तरफ क्या हो जाए, बेंट हो जाए, टिल्ट हो जाए, तो ऐसी पोजीशन को अपन कहेंगे रिट्रोवर्टेड पोजीशन। तो गाइज रिट्रोवर्टेड पोजीशन का मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहली बात तो रिट्रोवर्टेड
रिट्रोवर्टेड यूट्रस यानी कि रिट्रोवर्टेड इज एन एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस कि साहब ये यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन नहीं है, एबनॉर्मल पोजीशन है। इन विच जिसके अंदर यूट्रस बेंड टुवर्ड्स रेक्टम, जिसके अंदर यूट्रस रेक्टम की तरफ, और रेक्टम किस तरफ है यूट्रस के पीछे की तरफ है, यानी कि रेक्टम की तरफ पीछे की तरफ क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है, यानी कि झुक जाता है किसमें, रिट्रोवर्टेड में। सो गाइस यहाँ पर इस डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, मैं इस डायग्राम को आपके लिए और भी थोड़ा झूम कर देता हूँ, देखिएगा इस प्रकार से। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये जो डैश 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 करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर यूट्रस सामने के बजाय पीछे की तरफ, यानी कि देखिए इस प्रकार से रेक्टम की तरफ झुका हुआ है, इसी को अपन क्या कहते हैं, रिट्रोवर्टेड पोजीशन। सो गाइज आपको एग्जाम में इमेज दे करके पूछ भी सकता है कि फॉलोइंग इमेज के अंदर यूट्रस ने कौन सी पोजीशन मेंटेन कर रखी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इस इमेज के अंदर यूट्रस ने रिट्रोवर्टेड पोजीशन मेंटेन कर रखी है। क्लियर एवरीबॉडी। देन इसके बाद में आप देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग आ रही है, आपने नाम तो सबने सुना है, डेक्स्ट्रोवर्जन हो गया यूट्रस का, डेक्स्ट्रोवर्जन हो जाता है, डेक्स्ट्रोवर्टेड पोजीशन भी होती है, लेकिन गाइज आखिर डेक्स्ट्रोवर्टेड या फिर डेक्स्ट्रोवर्जन का मतलब होता क्या है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा। तो यहाँ से ध्यान रखना, बड़ा सिंपल है गाइज, आपके लिए एकदम टफ को भी सिंपली रूप के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। डेक्स्ट्रोवर्टेड यूट्रस का मतलब है कि रिट्रोवर्टेड की तरह ही ये भी यूट्रस की कैसी कंडीशन है या फिर कैसी पोजीशन है, एबनॉर्मल है, यानी कि डेक्स्ट्रोवर्जन भी यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन नहीं है, बिकॉज ये तो अपन पहले ही कह चुके हैं कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड है, इनके अलावा जो भी पोजीशन है वो कैसी पोजीशन होगी, एबनॉर्मल। सो यहाँ पर डेक्स्ट्रोवर्टेड भी कैसी पोजीशन है, एबनॉर्मल है। डेक्स्ट्रोवर्टेड पोजीशन का मतलब क्या होता है, इसमें यूट्रस पीछे की तरफ नहीं झुकता है, डेक्स्ट्रोवर्टेड पोजीशन के अंदर यूट्रस राइट साइड के अंदर बेंड हो जाता है, किस साइड में, राइट साइड में, यानी कि दाईं साइड की तरफ झुक जाता है। गाइस जब यूट्रस दाईं साइड में झुक जाता है, इसी को अपन कहते हैं यूट्रस की डेक्स्ट्रोवर्टेड पोजीशन। क्लियर एवरीबॉडी, यानी कि बेंट ऑफ द यूट्रस इन राइट साइड, कि जब यूट्रस राइट साइड के अंदर झुक जाए, इसे अपन क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोवर्टेड पोजीशन, और जो कि कैसी पोजीशन है यूट्रस की, है कि एबनॉर्मल पोजीशन है। क्लियर गाइस। देन नेक्स्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम्स के अंदर पुट अप हुआ है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लिगामेंट आपको इनके नाम ध्यान में रखना है और कौन सा लिगामेंट क्या काम कर रहा है। तो गाइज यूट्रस के मोटे मोटे तौर पर 5 लिगामेंट होते हैं, मोटा मोटे तौर पे अपन क्या कहेंगे, यूट्रस के 5 लिगामेंट होते हैं। आप जानते हो 2 टर्म होती हैं, एक तो लिगामेंट होता है और एक टेंडन होता है। लिगामेंट का मीनिंग होता है कि एक फाइब्रस टिश्यू की, यानी कि कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू की एक स्ट्रक्चर होती है जो 2 बोन को आपस में जोड़ती है, यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन को तो अपन क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, और बोन टू मसल कनेक्शन को अपन क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। चाहे टेंडन हो चाहे लिगामेंट हो, गाइस बने दोनों ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे यूट्रस के लिगामेंट्स। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली ये कहूँगा कि ये लिगामेंट्स ही क्या है, रस्सियाँ हैं। जैसे कि अपन गाइस कोई पोल अगर अपन खड़ा करते हैं तो उस पोल को उस पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे अपन रस्सियाँ लगा देते हैं, रस्सियाँ बांध देते हैं, ताकि ये पोल ना दाएं गिरे ना बाएं गिरे, ना आगे की तरफ गिरे ना पीछे की तरफ गिरे। तो गाइस ये लिगामेंट इसी प्रकार कुछ रस्सियाँ है, कुछ स्ट्रक्चर्स है फाइब्रस टिश्यू की, जो यूट्रस को ना दाएं गिरने देती हैं ना बाएं गिरने देती हैं, ना आगे झुकने देती हैं ज़्यादा और ना ही ज़्यादा पीछे झुकने देती हैं, ये बांध करके रखती हैं। कहने का मतलब ये यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में रहने के लिए क्या होती हैं, रखने के लिए हेल्प करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन, लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। तो गाइस अपन 1 बाय 1 बात करना चाहेंगे कि वो कौन कौन से लिगामेंट जो यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन के अंदर मेंटेन है।
रखते हैं। तो गाइज फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे ब्रॉड लिगामेंट। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ब्रॉड लिगामेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइज, ब्रॉड लिगामेंट कोई एक लिगामेंट नहीं है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लिगामेंट का नाम क्या नहीं है, ब्रॉड लिगामेंट नहीं है। ब्रॉड लिगामेंट एक फैमिली है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ द लिगामेंट है। देखो ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब विस्तृत, जैसे ये कहा जाता है ना कई बार कि साहब आज है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो डीडी नेशनल चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, यानी कि विस्तारित किया जाएगा, सब तक पहुंचाया जाएगा, लोगों तक इस बात को फैलाया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा। तो ब्रॉड का मतलब यहाँ पर है वाइड, लार्ज, बड़ा लिगामेंट जो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है और साथ साथ में फैला हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ब्रॉड लिगामेंट। और ध्यान रखना गाइज, ब्रॉड लिगामेंट की कैटेगरी में 3 लिगामेंट आते हैं। फर्स्ट वन इज मीजो ओवेरियन लिगामेंट। ध्यान रखना, मीजो ओवेरियन लिगामेंट, तो ओवेरियन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वो लिगामेंट है जो किसको सपोर्ट करता है, 2 गोनार्ड फीमेल की, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ओवेरीज कहते हैं। तो ब्रॉड में एक तो शामिल होता है मीजो ओवेरियन, दूसरा होता है मीजो साल्पिंग्स लिगामेंट। तो यहाँ पे देखो साल्पिंग्स, अपनी जो फैलोपियन ट्यूब होती है इन्हीं का दूसरा नाम होता है साल्पिंज। तो गाइज यहाँ पे मीजो साल्पिंग्स, साल्पिंग्स का मतलब फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ये मीजो साल्पिंग्स वो लिगामेंट है जो सपोर्ट करता है किसको, फैलोपियन ट्यूब को, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब की पोजीशन को मेंटेन रखता है। देन दूसरा यानी कि तीसरा जो ब्रॉड लिगामेंट में कंसीडर होता है वो होता है मीजोमेट्रियम लिगामेंट। अभी देखा आपने प्रीवियसली कि मेट्रियम यानी कि मेट्राइटिस का मतलब किसका, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, इसका मतलब मेट्राइटिस, मेट्रियम वर्ड किसको डिनोट करता है, यूट्रस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे मीजोमेट्रियम लिगामेंट यानी कि वो लिगामेंट जो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो कौन सा लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट में से मीजोमेट्रियम लिगामेंट। सो गाइज यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट 3 प्रकार का है, मीजोवेरियन जो ओवेरी को सपोर्ट करता है, मीजोसाल्पिंग जो फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है, और मीजोमेट्रियम जो किसको सपोर्ट करता है, अपनी यूट्रस को सपोर्ट करता है। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे राउंड लिगामेंट। राउंड का मतलब घुमावदार, एक राउंड की तरह, एक सर्किल की तरह। देखो गाइज मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ इस राउंड लिगामेंट। जैसे ही गाइज देखो ये यूट्रस है, दिस वन इज फंडस, दिस वन इज फैलोपियन ट्यूब, और ये 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी कैविटी, फिर इस्थमस, फिर सर्विक्स, और सर्विक्स से कनेक्ट रहती है विजाइना। तो आपने कई बार कई बुकों के अंदर देखा होगा कि ये तो है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ये तो क्या है और फैलोपियन ट्यूब के जस्ट नीचे यूं एक राउंड शेप की और इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकली हुई आपको दिखती है। तो गाइज ये और कुछ नहीं, ये राउंड लिगामेंट ही है जो कि राउंडली यू घूम करके चारों तरफ से यूट्रस को कवर कर रहा है। और जो ब्रॉड की अपन बात कर रहे हैं गाइज, तो गाइज ब्रॉड एक नहीं, ये पूरी तरफ चारों तरफ ये यूट्रस के चारों तरफ, फैलोपियन ट्यूब की तरफ, फंडस की तरफ, हर तरफ फैला हुआ होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। सो गाइज राउंड लिगामेंट शेप में राउंड होता है, यूट्रस के चारों तरफ फैला हुआ होता है, और ये भी किसको सपोर्ट करता है, यूट्रस को, यानी कि यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन के अंदर मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है। कौन सा लिगामेंट, राउंड लिगामेंट भी। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे गाइज, राउंड के बाद में ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। गाइज ये इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, ध्यान रखना। ये जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट वाला है, ये DLMs के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऋषिकेश एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एक एग्जाम में और आया था, कंफ्यूज ध्यान नहीं है कौन सी, GMCS था, PGI था, ऐसे कुछ था, एक एग्जाम में और आया था। 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, किससे संबंधित, ट्रांसवर्स लिगामेंट से। तो आपको ध्यान रखना है ट्रांसवर्स लिगामेंट का क्वेश्चन किस तरह आया था प्रीवियसली, इसका दूसरा नाम आया था। कैसे आया था, विच ऑफ द लिगामेंट इज नॉट ए लिगामेंट ऑफ ए यूट्रस, कि निम्न में से यूट्रस का कौन सा लिगामेंट नहीं है, और वहां कर एक ऑप्शन में दे दिया कार्डिनल लिगामेंट। मोस्ट ऑफ बच्चों ने कार्डिनल के ऊपर ही क्लिक किया कि साहब कार्डिनल लिगामेंट
लिगामेंट तो यूट्रस का नहीं है, ये तो हार्ट का लिगामेंट है, तो हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि नाम का लिंक ही कार्डिनल हार्ट कार्डिनल कार्डियक ऐसा लिंक बन रहा है, इसलिए बच्चों का आंसर ये गलत हुआ। सो आज अपने इस डाउट को भी आप इस कन्फ्यूजन को भी दूर करना गाइस, ध्यान से देखना कि जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल ट्रांसवर्स का मतलब बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ कि साहब ये क्या है, सर्विक्स, और इसमें इस प्रकार से यूँ जो ट्रांसवर्स यहाँ पे जो लिगामेंट होते हैं इसको अपन क्या किया, ट्रांसफर डायरेक्शन में जो लिगामेंट सर्विक्स को मेंटेन रखते हैं नॉर्मल पोजीशन के अंदर, इन्हें अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट। इसी ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट का दूसरा नाम है मैकेन रोड्स लिगामेंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है मैकेन रोड्स लिगामेंट। किसका होता है, किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का ही दूसरा नाम क्या है, मैकेन रोड्स लिगामेंट। और गाइज इसी ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का तीसरा नाम है, क्या नाम है, कार्डिनल लिगामेंट। सो गाइज कार्डिनल लिगामेंट हार्ट का लिगामेंट नहीं है, ये यूट्रस का लिगामेंट है। और कार्डिनल लिगामेंट किसका नाम है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का। इस प्रकार के ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट का ही क्या नाम है, कार्डिनल लिगामेंट। क्लियर गाइस। सो ये तीसरे लिगामेंट की बात थी यूट्रस की। देन इसके बाद में फोर्थ लिगामेंट अपन डिस्कस करना चाहेंगे, क्या, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। देखो नाम को ध्यान से पढ़ना, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो का मतलब यहाँ पे है सिम्फाइसिस प्यूबिस और सर्वाइकल का मतलब सर्विक्स, यानी कि ऐसा लिगामेंट, ऐसी रस्सी जो सिम्फाइसिस प्यूबिस और सर्विक्स के बीच में पाई जाती है या फिर पाया जाता है, उस लिगामेंट को अपन क्या कहते हैं, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। इट मीन्स प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड सर्विक्स। कि सिम्फाइसिस प्यूबिस और सर्विक्स के बीच में जो लिगामेंट पाया जाता है उसे अपन कहेंगे प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है ये पेल्विस के किस तरफ है, ये आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, या पेल्विस के दाएं होता है या फिर बाएं होता है, तो आपने पेल्विस देखी है तो पेल्विस के सामने एंटीरियर साइड में कौन होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, और पेल्विस के पोस्टीरियरली पीछे की तरफ कौन होता है, सेक्रम होता है। तो गाइज यहाँ पे आप इमेजिनेशन करो, एक कल्पना कर लो कि भाई ये तो यूट्रस है। एक बार इसको रेज कर देता हूँ, मैं दोबारा बना देता हूँ, क्या, कि ये तो यूट्रस है और ये है मानो सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो यहाँ पर क्या, सिम्फाइसिस प्यूबिस और सर्विक्स के बीच में इस प्रकार से क्या लगी होती हैं, रस्सियाँ लगी होती है। तो यहाँ पे देखो सिम्फाइसिस प्यूबिस और सर्विक्स के बीच में है, तो ये जो लिगामेंट है ये क्या काम करता है, इस यूट्रस को या फिर इस सर्विक्स को पीछे की तरफ नहीं झुकने देता है। क्योंकि अगर ये सर्विक्स अगर किधर से अगर आगे से प्रेशर लगेगा और सर्विक्स पीछे जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये रस्सी इसको पकड़े रहेगी, ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट इसको रोके रहेगा। कौन सी पोजीशन में, एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स पोजीशन में। सो गाइस अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, क्या, कि यूट्रस का वो कौन सा लिगामेंट है जो यूट्रस के रिट्रोवर्जन को प्रिवेंट करता है, तो गाइज रिट्रोवर्जन का मतलब यूट्रस को पीछे नहीं झुकने देता है, वो कौन सा लिगामेंट है, तो गाइज वो कौन सा लिगामेंट है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। जैसे कि मैं इसको एक सिंपल तरीके से और समझाऊं, जैसे कि मानो कि भाई यहाँ पर ये कोई एक पोल है, यहाँ पे ये क्या है, ये अपन एक कोई पोल लगाया है ज़मीन के अंदर बिल्कुल सीधा। अपन चाहते हैं ये इस पोल के सामने का एरिया है, ये इस पोल के पीछे का यानी कि पोस्टीरियर का एरिया। अपन चाहते हैं कि ये पोल पीछे की तरफ नहीं गिरे, किस तरफ नहीं गिरे, पीछे की तरफ नहीं गिरे, तो सामने से अपन इस प्रकार से एक क्या लगा देंगे, रस्सी लगा देंगे। तो ये रस्सी इस पोल को पीछे की तरफ नहीं गिरने देगी, क्योंकि जैसे ये पोल पीछे की तरफ जाना चाहेगा तो ये रस्सी इसे रोक लेगी। इसी प्रकार होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, कि यूट्रस अगर पीछे की तरफ झुकना जाए तो यूट्रस का जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है वो यूट्रस को पीछे की तरफ नहीं झुकने देता है। कहने का मतलब यूट्रस के रिट्रोवर्जन को क्या करता है, रिट्रोवर्जन डेविएशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है।
सो गाइज यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है क्या कि प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट इट प्रिवेंट पोस्टीरियर डेविएशन ऑफ द यूट्रस। पोस्टीरियर डेविएशन यानी कि पीछे की तरफ झुकाव को प्रिवेंट करता है। पीछे की तरफ झुकाव का मतलब रिट्रोवर्जन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर गाइज? वेल देन नेक्स्ट और लास्ट अपन लिगामेंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। ध्यान रखना क्या नाम है, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। इसी का दूसरा नाम है रेक्टो यूटेराइन लिगामेंट। इसी का तीसरा नाम है सैक्रोसर्वाइकल लिगामेंट। क्या नाम है, सैक्रोसर्वाइकल लिगामेंट। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये एक वर्ड में समझ सकते हो आप इसे एक छोटी सी लाइन में। कैसे कि यूटेरोसैक्रल लिगामेंट या रेक्टो यूटेराइन लिगामेंट या सैक्रोसर्वाइकल लिगामेंट ये तीनों एक ही चीज़ है और ये तीनों प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। गाइज प्यूबो सर्वाइकल तो प्यूबिस और सर्विक्स के बीच में था, यहाँ पर यूटेरोसैक्रल। अब देखो सैक्रम किस तरफ होता है, पीछे की तरफ। यूट्रस के पीछे की तरफ कौन होता है, सैक्रम। तो सैक्रम और सर्विक्स के बीच में जो लिगामेंट होता है उसे क्या कहते हैं, यूटेरोसर्वाइकल लिगामेंट। और ये यूटेरोसर्वाइकल लिगामेंट इस यूट्रस को किस तरफ नहीं झुकने देगा, सामने की तरफ, एंटीरियर डायरेक्शन में ये ज़्यादा नहीं झुकने देगा, जिससे कि कोई एब्नॉर्मलिटी क्रिएट हो या यूरिनरी ब्लडर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है क्रिएट हो, जिससे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेंट देखने को मिले, ऐसा नहीं हो। इसलिए यहाँ पर कौन सा लिगामेंट बनाया है नेचर ने, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। सो गाइज यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है यूटेरोसैक्रल का दूसरा नाम रेक्टो यूटेराइन, तीसरा नाम सर्वाइकल सैक्रोसर्वाइकल लिगामेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन सैक्रम जो कि पहले इसमें पीछे की तरफ होता है एंड यूट्रस। हिसाब सैक्रम और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट होता है और ये यूटेरोसैक्रल लिगामेंट क्या करता है, इट प्रिवेंट एंटीरियर डेविएशन ऑफ यूट्रस, यानी कि ये लिगामेंट यूट्रस को सामने की तरफ नहीं झुकने देता है। क्लियर गाइज? तो आई होप गाइज आपको सभी लिगामेंट समझ में आए होंगे, यूट्रस की पोजीशन समझ में आई होगी गाइज, इसके साथ साथ में यूट्रस के पार्ट समझ में आए। तो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो लेक्चर को लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो ऐसी कंडीशन में जो भी वीडियो जो भी लेक्चर अपलोड होता है उसकी इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आपकी क्लासें मिस नहीं होगी। अगर आप लेक्चर को लाइक करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे कि मैं आपको जल्दी जल्दी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर और भी अच्छे बेस्ट एक्सप्लेनिंग वे के अंदर आपके लिए नए नए लेक्चर्स लेकर के आता रहूँगा। सो थैंक्स गाइज, चलते हैं अभी, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और यूट्रस के बाद में कल का जो लेक्चर होने वाला है उसमें अपन डिस्कस करेंगे यूट्रस का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि फिट लाइफ में यूट्रस बनता कैसे है। देन इसके साथ साथ में जब बनता है तो यूट्रस जब बनता है फिट लाइफ में तो इसमें क्या क्या कंजेनाइटल एनामोलीज हो सकती हैं, आपने नहीं सुना होगा, यूनिकोऑर्डिनेट यूट्रस, बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस, ट्राइकोऑर्डिनेट यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस, डायडेल्फिस यूट्रस, ये सारी यूट्रस की कंजेनाइटल एनामोलीज हैं, यानी कि जब यूट्रस बनता है तो कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। साथ साथ में डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई हो गई एंड मैनी मोर, और भी बहुत कुछ अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स ऑल ऑफ यू।